नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार ठाउदारा से और पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म में एग्जाम रिलेटेड में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी आपने पिछले वीडियो में वर्णमाला से संबंधित आपने प्रैक्टिस सेट पढ़ा था, उसी से अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का टॉपिक और संज्ञा का टॉपिक भी वर्णमाला के बाद में समाप्त करा दिया था और अब आगे पॉइंट पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द, जो एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है और राज्य स्तर की परीक्षाओं में होने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंतर्गत बहुत ही अच्छे वन लाइनर क्वेश्चनों की बात की जाती है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सर्वनाम के अंतर्गत। अब जैसे पढ़ेंगे पॉइंट सर्वनाम। अब बात करें कि सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो वह सबका नाम होता है, अर्थात वे शब्द जो सभी के नाम का बोध कराते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, सभी के नामों का बोध कराते हैं तो वह शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यदि परिभाषा की बात करें तो समझेंगे कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट समझेंगे। अब वन लाइनर से कुछ सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के जो भेद होते हैं तो वह 6 होते हैं, जिसमें नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम शब्द। ऐसे ही नंबर 6 पर संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। तो आपने सर्वनाम से संबंधित वन लाइनर में पहला पॉइंट क्लियर किया, जिसमें बात की गई सर्वनाम के भेदों की, अर्थात जो सर्वनाम के भेद होते हैं तो वह 6 होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सर्वनाम के उपभेद, अर्थात जो सर्वनामों के उपभेदों की संख्या होती है तो वह 9 होती है। अब ये किस प्रकार के 9 भेदों की व्याख्या की जाती है तो अभी हम आगे समझाएंगे 9 उपभेदों को किन किन आधार पर किस प्रकार से बताया गया है। ऐसे ही आगे पॉइंट समझेंगे मूल भेद। जो सर्वनाम के मूल भेद होते हैं तो वह 11 कहलाते हैं। जो सर्वनाम के मूल भेद दिए होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, जिसमें पहला मैं, नंबर 2 तुम, यह कोमा ये, वह कोमा बे, कोमा आप, कोमा कौन, कोमा कुछ, कोई, कोमा क्या। आप समझें कि सर्वनाम के जो मूल भेदों की संख्या होती है तो वह 11 कहलाती है, जिसमें मैं, तुम, यह, ये, वह, वे, आप, कौन, कुछ, कोई, क्या। तो आपने पॉइंट पढ़ा कि जो सर्वनाम के मूल भेद होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। अब यहां पर आपने 3 क्वेश्चन वन लाइनर से संबंधित समझे, जिसमें बताया गया कि सर्वनाम के भेदों की संख्या 6 होती है। बात करें उपभेदों की संख्या तो 9 होती है। ऐसे ही बात करें कि सर्वनाम के जो मूल भेद होते हैं तो उनकी संख्या 11 होती है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे और नेक्स्ट में यहाँ पर डायग्राम के अंतर्गत आप समझेंगे कि डायग्राम के अंतर्गत किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप भेद भी पढ़ेंगे, उपभेद भी पढ़ेंगे और मूल भेद भी पढ़ेंगे।
और किसी का भी भाई कोई क्वेश्चन होया करे भाई तो मालूम कर लिया करो भाई कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो देखिए डायग्राम में समझेंगे पॉइंट को इन्हें। देखिए पहला जो सर्वनाम दे रखा था वह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। अर्थात आपने पढ़े थे कि जो सर्वनाम के भेद होते हैं तो वह 6 होते हैं, जिनमें नंबर 1 दिया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे ही नंबर 2 पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही नंबर 3 पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही नंबर 4 पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पर दिया होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे ही नंबर 5 पॉइंट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही नंबर 6 पर पॉइंट आता है निजवाचक सर्वनाम। अब डायग्राम से अच्छे तरीके से पॉइंट को समझेंगे। जो सर्वनामों की संख्या होती है तो वह 6 कहलाती है। अब यहाँ पर उपभेदों की बात करेंगे और उपभेदों की जो संख्या दे रखी थी तो उपभेद से संबंधित संख्या 9 होती है। किस प्रकार से तो समझेंगे सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पर देखें कि जो सर्वनाम के भेद होते हैं तो वह 3 कहलाते हैं। अब इन 3 भेदों में नंबर 1 भेद कौन सा होगा तो नंबर 1 पर आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे वक्ता कहा जाता है। अर्थात बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वह वक्ता कहलाता है। ऐसे ही नंबर 2 पर दिया होगा मध्य। मध्य कहलाता है श्रोता। अर्थात जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वक्ता की बातों को तो वह मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। ऐसे ही नंबर 3 पर होता है अन्य। अब अन्य क्या होगा तो जो वक्ता और श्रोता से तृतीय व्यक्ति होगा तो उसी को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। अब बात करें कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में किन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आता है मैं कोमा हम। 2 सर्वनाम शब्द आते हैं जिसमें बताया मैं कोमा हम। अब मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको अर्थात मैं से बनने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द होंगे या हम से बनने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द होंगे वह सभी सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही बात करें मध्य में तो तुम। अब शब्द आ जाए तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुम पर, तुमसे, तुझसे, किसी भी प्रकार का जो सर्वनाम शब्द तुमसे बना होगा तो वह सभी सर्वनाम शब्द मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही नंबर 3 पर पॉइंट आता है यह, ये, वह, वे। अर्थात जो यह, वह, ये, वे सर्वनाम शब्द होते हैं तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट में निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद। जो निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं तो उसके भी 2 भेद दिए होते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि सर्वनाम के तो ये 6 भेद होंगे, लेकिन जब हम उपभेदों की बात करेंगे तो ये जो आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपने पुरुषवाचक के 3 भेद पढ़े, ऐसे ही निश्चयवाचक के 2 भेद पढ़ेंगे, ऐसे ही अनिश्चयवाचक के 2 भेद पढ़ेंगे, ऐसे ही पॉइंट आएगा प्रश्नवाचक के भेद। तो यहाँ पर ये जो भेद चल रहे हैं ये भेद सर्वनाम के भेद ना कहलाकर सर्वनाम के उपभेद कहलाते हैं। और सर्वनाम के भेद इस प्रकार से। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं तो वह 2 होते हैं। अब इन 2 में नंबर 1 पॉइंट आता है
निकटवर्ती सर्वनाम शब्द। ऐसे ही नंबर 2 पर आता है दूरवर्ती सर्वनाम शब्द। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु के पास होने का बोध कराते हैं, उसी में निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होता है। और दूरवर्ती जब दूर के बारे में बताते हैं, जैसे कि हम बात करें यह कोमा ये। अभी परिभाषा से आगे समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर वन लाइनर के अंतर्गत, डायग्राम के अंतर्गत आपको समझाया जाता है कि निश्चयवाचक में किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा और निकटवर्ती में किस सर्वनाम का और दूरवर्ती में किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा कि निकटवर्ती में यह कोमा ये सर्वनाम शब्द आया और दूरवर्ती में वह कोमा वे सर्वनाम शब्द आया। ऐसे ही आप आगे चलेंगे तो आगे निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 प्राणीबोधक और नंबर 2 वस्तुबोधक। अब हम बात करें प्राणीबोधक में, तो प्राणीबोधक में आएगा नंबर 1 सर्वनाम कोई और वस्तुबोधक में दिया होगा कुछ। ऐसे ही आगे प्रश्नवाचक में के भी 2 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 प्राणीबोधक और नंबर 2 वस्तुबोधक। अब आप समझें कि इस प्रश्नवाचक के प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर शब्द आएगा कौन, कोमा, कौन कौन। अर्थात जिस वाक्य में कौन कोमा कौन कौन की बात की जाती है, तो वह पुरुष की जाति को दर्शाता है और प्रश्न की बात की जाती है। ऐसे ही यदि वस्तु से संबंधित समझें, तो वस्तु में क्या कोमा क्या क्या सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आगे संबंधवाचक सर्वनाम में किसी भी भेद का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब एक सर्वनाम का प्रयोग दूसरे सर्वनाम से दर्शाया जाता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। जैसे समझेंगे जो कोमा सो। ऐसे ही शब्द लिखा है जैसा डैश वैसा। ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है जिसकी डैश उसकी डैश आदि। इस प्रकार के सभी शब्द जो एक दूसरे के संबंध को दर्शाते हैं तो वह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। अब बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट पर निजवाचक सर्वनाम की। अब निजवाचक सर्वनाम शब्द में दिया होगा स्वयं, खुद, कोमा श्वेत, कोमा अपने आप। इस प्रकार के सभी शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर सर्वनाम के सभी भेदों की व्याख्या करिए, आपने उपभेदों की व्याख्या करें। किस भेद में कितने भेद होते हैं ये पॉइंट पढ़ा, किस भेद में कितने उपभेदों की या सर्वनामों की व्याख्या की जाती है, तो आपने ये सभी पॉइंट पढ़े। अब आगे बात करते हैं एक एक पॉइंट को। अब आप परिभाषा से पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द से। तो आप सभी पढ़ रहे हैं भाई, और नोट कर लिया करो भाई। जैसे ही ये पॉइंट लिखा, आप यदि स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको जब ही समझ में आ सकता है। अब आप पढ़ें कि आज सर्वनाम पढ़ लिया, परसों बड़माला का चैप्टर पढ़ लिया। इस प्रकार से यदि रेगुलरिटी के साथ आप नहीं पढ़ेंगे तो आप क्लियर सब्जेक्ट को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेखपाल की परीक्षाएं आने वाली हैं। अब ये लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो इस लॉकडाउन के खुलते ही 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर लेखपाल की भर्ती जो एक बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें भाई, और हम आप सभी के साथ में हैं।
और किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूरी हिंदी के अंतर्गत जो आप प्रैक्टिस सेट में पढ़ रहे हो या किसी किताब में, तो मुझसे मालूम कर सकते हैं। और यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे पॉइंट में सर्वनाम के। अब सर्वनाम से संबंधित जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहां पर पढ़ेंगे आप पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपने सर्वनाम के पहले भेद को पढ़ रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा की यदि बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द कहलाता है जिसमें केवल पुरुषों को दर्शाया जाता है। तो वह, या कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द के साथ पुरुष जाति का बोध होता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के भेद 3 होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तम का जो अर्थ होता है तो वह वक्ता होता है। अर्थात वक्ता क्या होता है, तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वह वक्ता कहलाता है। यह कह सकते हैं कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल में समझेंगे और 1-2 एग्जाम्पलों से आप समझेंगे और पॉइंट क्लियर करेंगे। बाकी एग्जाम्पल आप कितने भी इन पॉइंटों से बना सकते हैं। जैसे मैंने पहला लिखा, मैं स्कूल जाता हूं। अब यहां पर समझे मैं, तो मैं का तात्पर्य कर्ता से हुआ। अब वो कर्ता मैं भी हो सकता हूं, तुम भी, कोई भी कर्ता हो सकता है जिसका नाम की बात की गई हो। तो यहां पर आप समझे मैं स्कूल जाता हूं, तो स्कूल जाने का जो कार्य हुआ है वो मेरे द्वारा किया गया है। ऐसे ही लिख सकते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम के अंतर्गत मैं भी हूं, आप भी हैं, सभी व्यक्तियों की बात की गई। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां पर जो कार्य किया गया है वो हमारे द्वारा अर्थात कर्ता के द्वारा किया गया है। ऐसे ही अब पॉइंट पढ़ेंगे नंबर 2, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पॉइंट पढ़ेंगे मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, तो जब वक्ता श्रोता से किसी बात को कहे तो उसी बात में मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होता है। एग्जाम्पल में समझेंगे, नंबर 1 में जैसे लिखा है, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। अब मान लिया यहां पर किसी भी वक्ता ने बात कही कि तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, तो तुम का मतलब किससे चला, दूसरे व्यक्ति से। एक मैं हूं और एक दूसरा व्यक्ति। तो यहां पर दूसरे व्यक्ति से बात की गई कि तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। ऐसे ही नंबर 2 एग्जाम्पल में लिखा, तुमने खाना खाया है या नहीं। तुमने खाना खाया है या नहीं, यह कथन भी किसी दूसरे व्यक्ति से कहा गया है। ऐसे ही नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो पुरुषवाचक के भेद चल रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि परिभाषा की बात करें तो वक्ता
श्रोता से जिसके बारे में किसी कथन को बताता है या किसी के बारे में कहता है। अर्थात जब वक्ता श्रोता से किसी तीसरे के बारे में बात करता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल में पहला लिखा है यह लड़का बदमाश है। पॉइंट लिखा है कि यह जो लड़का है वह बदमाश है, यह जो लड़का है वह बदमाश है। ऐसे ही नंबर 2 की बात करें, वह बाजार जा रहे हैं, वह बाजार जा रहे हैं। वह का मतलब किससे था? किसी अन्य व्यक्ति से था। और मैंने किसी श्रोता से कहा कि वह बाजार जा रहा है। अर्थात आप यहां पर आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों पॉइंट पढ़े। अब यहां पर आप एक पुरुषवाचक के पॉइंट में एक छोटे से पॉइंट के आधार पर पढ़ेंगे। तो यहां पर समझे शॉर्ट ट्रिक में आप किस प्रकार से, तो मैंने बताया कि एक व्यक्ति यह है, दूसरा व्यक्ति यह है, तीसरा व्यक्ति यह है। यहां पर लिखा है उत्तम, यहां लिखा है मध्य और यहां लिखा है अन्य। तो आप समझे कि जब ये व्यक्ति खुद किसी कार्य को करता है या अपने बारे में बताता है तो यह व्यक्ति उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। और जब ये व्यक्ति इस व्यक्ति से किसी कथन को कहे तो वह मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द इस में होगा। ऐसे ही जब ये व्यक्ति इस व्यक्ति से किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 2 पॉइंट में, जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। नंबर 2 में बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। अब निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द की यदि परिभाषा पढ़ें तो जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु की अवस्था को निश्चित रूप से बताता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। तो नंबर 2 आपने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है यह पुस्तक मेज पर रखी है। यानी कोई भी पुस्तक होगी वो कहां पर रखी है? मेज पर रखी है। ऐसे ही जैसे नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो लिखा है ये गाड़ी रामू की है। तो आप समझे दूसरे एग्जाम्पल में कि ये जो गाड़ी है वह किसकी है? रामू की है। ऐसे ही यदि बात करें तीसरे पॉइंट में, वे लड़के खेल नहीं सकते। किसी भी प्रकार का पॉइंट आ जाए कि वे लड़के खेल नहीं सकते, इस प्रकार के सभी पॉइंटों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप पॉइंट पढ़ें कि वे लड़के, यहां पर समझेंगे पॉइंट में भाई ये शब्द 2 ही पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें बात की गई यह पुस्तक मेज पर रखी है। ऐसे ही ये गाड़ी रामू की है। ऐसे ही यदि बात करें नंबर 3 पॉइंट की तो लिखा है वह किताब फटी है, वह किताब फटी है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत
केवल वस्तुओं से संबंधित ही कथन का प्रयोग किया जाता है। अब वो निकट भी हो सकता है और दूर भी। ऐसे ही अब पॉइंट पढ़ेंगे नंबर 3, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब यदि बात करें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, तो आप समझें, जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु के निश्चित होने का पता नहीं चलता है, अर्थात अनिश्चित रूप से प्रयोग की जाती है, तो उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप समझेंगे, जैसे लिखा है कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप समझे कि कोई व्यक्ति आ रहा है। अब जब कोई की सर्वनाम की बात की गई अर्थात किसी व्यक्ति की, तो यहां पर निश्चित रूप से ना होकर अनिश्चित रूप से प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही नंबर 2 पर लिखा है कुछ वस्तु मंगवा दो, कुछ वस्तु मंगवा दो। अब कुछ के अंतर्गत वस्तु की तो बात चल रही है, लिखा है कि वस्तु मंगवा दो। अब वस्तु कौन सी होगी, अनिश्चित रूप से प्रयोग की गई, तो आपने यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दोनों पॉइंट पढ़े। एग्जाम्पल के आधार पर जो प्राणी को भी दर्शाएगा और वस्तु को भी। ऐसे ही अब पॉइंट में पढ़ते हैं नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। नंबर 4 पर पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द की परिभाषा में आप समझें, जहां पर किसी व्यक्ति कोमा वस्तु को प्रश्न के पूछने का बोध होता है, चाहे वो किसी वस्तु के आधार पर प्रश्न पूछा गया हो या किसी पुरुष के स्थान पर प्रश्न पूछा गया हो, तो वहीं पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल में समझेंगे, नंबर 1 लिखा है कौन कौन आ रहा है, तो आप समझे कि कौन कौन आ रहा है, तो कौन कौन से पता चलता है कि किसी व्यक्ति की ही बातें की जा रही हैं। ऐसे ही नंबर 2 पर लिखा है क्या खाना बनाया है, तो आप समझे कि जिस वाक्य में क्या दे रखा हो, क्या क्या शब्द दे रखा हो या कौन कौन शब्द दे रखा हो, तो वह सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाएंगे। ऐसे ही नंबर 5 की यदि बात करें, तो नंबर 5 में आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक क्या होते हैं, तो जब एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, तो उसी को संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल की यदि बात करें, तो लिखा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो पहला पॉइंट पढ़ा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसे का संबंध वैसे से। ऐसे ही नंबर 2 एग्जाम्पल में पढ़ेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके का संबंध उसकी से बताया और दोनों ही सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं। यदि नंबर 3 की बात करें, तो नंबर 3 पर लिखा है जो बनेगा सो खाएगा।
जो बनेगा सो खाएगा। तो आपने सर्वनाम के 5 पॉइंट क्लियर किए। अब नंबर 6 बढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम की तरफ। नंबर 6 निजवाचक है सर्वनाम। यदि बात करें परिभाषा में कि निजवाचक सर्वनाम शब्द की परिभाषा क्या होगी, तो जहां पर कोई कार्य स्वयं के द्वारा, खुद के द्वारा, स्वतः के द्वारा या अपने आप के द्वारा किया जाता है तो उसी को निजवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल में लिखा है मैं यह कार्य स्वयं कर सकता हूं। एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मैं यह कार्य स्वयं कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं वाक्य के मध्य में या शुरू में या अंत में निजवाचक से संबंधित स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर स्वयं शब्द के लिखा, ऐसे ही लिख सकते थे मैं यह कार्य अपने आप कर सकता हूं, खुद कर सकता हूं, स्वयं कर सकता हूं। तो इस प्रकार के सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने सर्वनाम का पॉइंट अच्छे से पढ़ा, जो हमने इसी ही एक ही पॉइंट में समाप्त किया। आज की वीडियो में आपने पढ़ा और सर्वनाम से संबंधित पूरा पॉइंट। ऐसे ही हम आगे आपके लिए सप्ताह में प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जो राज्य स्तर की सभी परीक्षाओं से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चनों पर आधारित होगा। और यदि आपको पढ़ाया पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमें बता दिया करें और शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइबर कर दिया करें। ठीक है भाई।